कौन सी हेडिंग डाली तुमने? ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, सॉरी ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी ये दो होंगे। ऊष्मा शोषी में तो वहाँ एक में तो ऊष्मा क्या करी जाएगी, ग्रहण करी जाएगी, एक में क्या करी जाएगी, त्यागी जाएगी। ऊष्मा छेपी में यहाँ में ऊष्मा क्या करी जाए, उत्पन्न करी जाए, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो वही क्या कहलावे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलावे। जैसे प्राकृतिक गैस का मेथेन के साथ अभिक्रिया कराने पे ये क्या मिला दे, CO2 गैस निकाल देगा प्लस के H2O अलग निकाल देगी। तो ये क्या गैस को क्या कर दे, अलग निकाल देगी। तो जो गैस उत्पन्न करती हो, तो यानी गैस उत्पन्न करी CO2 गैस, जल बाहर निकाल दियो। तो अब यहाँ की बैलेंस कर लो, कार्बन कितने वहाँ एक, यहाँ भी एक, हाइड्रोजन 4 है, वहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ 3 है गई। तो 2 कर देंगे, ये कितने है यहाँ जगह 4, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 2 और 2 4, तो यहाँ कर दो 2, तो यह संतुलित है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो, ऊष्मा यानी कोई भी गैस वगैरह होती हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो जैसे मेथेन की का एक साथ ऑक्सीजन के साथ करवा देंगे तो क्या हो जाएगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी और जल के 2 अणु बाहर निकलेंगे। ठीक है, लिखो तो हमें। और ऊष्मा शोषी में क्या होगी, वो ऊष्मा को ग्रहण करेगी, यही है। लिखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, क्वेश्चन में पैसे पूछेगा प्राकृतिक गैस का दहन बताइए। प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है जी। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मैथीन, ठीक, कार्बन को कै गुना, दुगुने को 2 अधिक, तो कितना हो मैथेन प्लस के ऑक्सीजन, क्या बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल के 2 अणु बाहर निकल गए। उत्पाद जल लेकर को और क्या लिखा दे, ऊष्मा उत्पन्न, तो CO2 ऊष्मा उत्पन्न कर दे, तो ये क्या हो जाएगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके निर्माण में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा अवशोषी में क्या आ जाएगा, ऊष्मा शोषी, हाँ, ऊष्मा शोषी या अवशोषी बात एक ही है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या होगी, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा अवशोषित हो, वो क्या कहलावे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा छेपी में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी या में अवशोषित होगी, यानी यहाँ ग्रहण करेगा, वहां में त्याग है, मतलब बाहर निकाल है। तो यहाँ में जैसे एग्जाम्पल दे लो, जैसे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन की N2 और प्लस के ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ में क्या ऊष्मा आएगी, ये ग्रहण करती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, दोनों के 2 अणु है, यहाँ दोनों के 2 अणु है।
ऊष्मा अवशोषित होती है तो वह रासायनिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तुमने ना लिखो, लिखो ऊपर लो कर लियो, लिखो तो यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। यहां में क्या है देखो, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करोगे NO बन जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगी? ऊष्मा, अर्थात ये क्या ग्रहण करेगी? ऊष्मा और ग्रहण करेगी। यहाँ जी या भान न लिखा रहेगी, ये ग्रहण करेगी। ठीक है, यानी जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो 2NO बनेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो या तथा यहाँ के साथ साथ ये ऊष्मा भी ग्रहण करती रहेगी। यहाँ जी वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख रही ऊपर उत्पन्न हो गई, और यहाँ क्या है? ग्रहण करे, अवशोषित करे ऊष्मा। ठीक है ना, ये है गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इन्हें एक एक दो दो नंबर में पूछेगा, यदि पूछे तो क्वेश्चन में पूछ ले ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक उदाहरण देकर समझाइए, एग्जाम्पल याद दे दोगे? ये जाएगा यही दे रहा है तुम्हारी किताब में, ऐसे तो बहुत ही है, वरना मैं लिखवा दूं तुम्हारा किताब में, तो लिखा को बहुत है। यही एक हर चीज को यदि कोई सी भी अभिक्रिया पूछोगे तुम तो एक एग्जाम्पल पूछोगे बस, और ज्यादा ना पूछेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन डालो अब तुम्हारे, जैसे तुम्हारे शरीर में जो पाचन होगा किस अभिक्रिया द्वारा हुआ है, ये मैं पूछ लिया। ये NCERT के क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा जो तुम्हारी किताब में ना दे रखे। श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करो। श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करो। इसे रफ कर दें, श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों कहते? सबसे पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पता होनी चाहिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होवे? ऊष्मा उत्पन्न होवे। ठीक, उसी प्रकार श्वेसन को भी क्या कहें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहें। क्यों कहें? देखो, जब कभी भी भोजन करो तुम, यानी जब कोई मनुष्य भोजन करता है तो वह अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के फलस्वरूप तुम्हें क्या मिले? ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिले तो क्या मिले? ऊर्जा मिले तो वो क्या ऊष्माक्षेपी में क्या हुए? उत्पन्न ऊष्मा हुए। जब ऊर्जा मिले तो कार्य करने की क्षमता बढ़े, कार्य करने की क्षमता बढ़े तो वही क्या कहें? इसलिए क्या कहें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहें। क्योंकि जब कोई तुम भोजन करते हो, भोजन करने के बाद का भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद तुम्हें क्या मिले? ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिले यानी शक्ति मिले, तो वही यहाँ में भी क्या होगा? ऊष्माक्षेपी में भी, क्योंकि यहाँ में क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा या ऊर्जा, बात एक ही है। ठीक है ना, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि शरीर में भोजन जाने के बाद यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के पश्चात हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस कारण इसे श्वेसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा ना ही भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में, जब तो तुम्हें ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले कोई भी चीज काम करने के लिए, तो ऊर्जा को मतलब ऊष्मा मिल गई तुम्हें। ऊर्जा मिल गई तो ऊष्माक्षेपी में क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हुआ, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। बात एक ही है बस, इसलिए या क्या कहें? श्वेसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि
श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कार्य करने की क्षमता। और एक सेकंड रुक जाओ, सीक्वेंस में लिखवा दूँ, चेक करता हूँ। हाँ, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है बेस। तो ये क्यों हो गए, अब ये पता लग गया ना तुम्हें श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है श्वसन के टाइम, और छोटे छोटे टुकड़े में टूटने के बाद यह हमारे शरीर को क्या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद हमारे कार्य करने की क्षमता की शक्ति बढ़ जाती है और कार्य करने लगता है कोई मनुष्य। ठीक है, इसी कारण जैसा श्वसन क्रिया समीकरण, वहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ सके कि श्वसन क्रिया का समीकरण देते हुए श्वसन क्षेपी अभिक्रिया को समझाइए। तो श्वसन क्रिया अभिक्रिया का जो समीकरण रूप है वो ये है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो जल बाहर लेकर जाएगा H2 तथा ऊष्मा क्या लेकर जाएगी, बाहर लेकर जाएगी CO2 गैस। क्या लिख रहेगी, CO2 गैस, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल निकालक बाहर, अब आगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर जाएगा। अब यहाँ कार्बन काय के रूप में काम करेगा, पॉजिटिव, तो कार्बन पर 4 रे लास्ट में 4 दे भी सके 4 ले भी सके। अब यहाँ 4 क्या प्लस के रूप में काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो माइनस ही रे, कार्बन पे अब यहाँ प्लस है जाएगा, तो CO2 गैस बाहर लेगा। अब इनके संतुलित कर लो, यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ के ऑक्सीजन के 6 और 2 8 हैं, यहाँ के 2 4 हैं, 3 2 यहाँ कितने 4, अब यहाँ 8 2 और बच रहे हैं। कार्बन कितने हैं, अच्छे कार्बन के ही बनाने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन है 2 कितने 8, हाइड्रोजन के कितने बनेंगे यहाँ 12, हाइड्रोजन के पहले 12 बनाओ, तो यहाँ 6 कर देंगे हाइड्रोजन के 12। अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 6 और 6 दूनी 12, 18 ऑक्सीजन है गई। तुम्हारे पास ऑक्सीजन है कितनी 8, 8 या दुगुनो कर दें या क्या कर दें 9 कर दें, 9 दूनी 18 ना 6 करनी पड़ेगी। देखो 6 दूनी 12, 6 ऑक्सीजन, ये 12 6 18 ऑक्सीजन है गई, 6 और 12 18 ऑक्सीजन, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन 12। ऐसा ना आई कुछ है, संतुलित कर दे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल बाहर निकाल देगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। यही क्या होगा, श्वसन क्रिया का समीकरण होगा। ठीक है ना, वह उतार लो। चैप्टर खत्म, लास्ट हेडिंग रहेगी बस।
टेस्ट दोगे तुम? ठीक है, तो सैटरडे में आ जाइयो, शाम को आइयो। हाँ तो 2 दिन तुम अब तैयारी कर लियो खूब की अच्छी तरह से, ठीक है जी। टेस्ट ले लिया, चैप्टर तो चलते रहेगा, कंटिन्यू कर लेते तुम्हारा सेकंड। एक भी क्वेश्चन आउट ना जाएगा कहीं पे भी, कितना भी पूछ ले चैप्टर में, तो एक भी क्वेश्चन आउट ना जाएगा या चैप्टर में, तब तुम्हारा पूरा कंप्लीट करवा दियो। या मैं ये दोनों पूछने की आशंका रहे, ये बता देंगे अभिक्रिया। हाँ वे डाल देंगे हम। संतुलित को मतलब क्या, उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में क्या होना चाहिए अणु बराबर, ठीक है। जैसे हाँ बराबर कर लिया हमने, ऐसे एक दूसरे से कंपेयर करके बराबर करें भाई, गुणा वगैरह करके जो भी, ठीक है। अब डाल लो हेडिंग अगली, नेक्स्ट संक्षारण। संक्षारण मिटा दें इसे। संक्षारण अभिक्रिया ना, एक क्रिया ही समझाओ उसे भी। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण के कारण और संक्षारण के उपाय, ठीक है। संक्षारण हुआ जब किसी लोहे से निर्मित वस्तु क्या करते हैं, खुले वातावरण में अधिक समय के लिए रख दें तो उस पर क्या लग जाए, वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या लग जाए, उस पर जंग लग जाए। ज्यादातर उनको रंग परिवर्तित हो पर, लेकिन उन पर जंग ना लगती हुई देखी होगी तुमने, ठीक है। जंग ना लगती होगी, लेकिन लोहे की छड़ पे क्या लग जाए, जंग लग जाए, फफूकादार से पड़ जाए, ये थोड़ा सा लगे ना लगे, ठीक। और जंग लगने के कारण किसी भी वस्तु का वजन क्या होगा, बढ़ जावे। जब ही कहा देखो ना तुमने कोई कबाड़ी वगैरह तुम जंग लगी कोई लोहे की निर्मित वस्तु वगैरह ले गए और 2 दिन बाद पट के बाद सब झाड़ दे, तो वह टाइम पे घटेगा, ठीक है। और यदि तुम कोई वस्तु है और वहाँ पर जंग लगा हुआ तो वहाँ का वजन क्या होगा, बढ़े, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जंग लगे, यहाँ पर जाके वजह से परस्सी फूल जाए, तो जाके वजह से हमें नमी उत्पन्न हुए, नमी के ही कारण क्या लगे, जंग। तो संक्षारण क्रिया यही है, जब कोई लोहे से निर्मित वस्तु है अधिक समय के लिए क्या कर दें, खुले वातावरण में रख दें, तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्योंकि नमी जरूरी है वहाँ के लिए, क्या के लिए, जंग लगने के लिए नमी जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या नमी है, तो वही क्या संक्षारण कहलावे प्रक्रिया। जब किसी वस्तु को अधिक समय के लिए खुले वातावरण में रख दिया जाता है, हाँ लिख लो, जब किसी वस्तु को यानी लोहे से निर्मित किसी वस्तु को, ऐसे लिखियो, वस्तु के कोष्टक में डाल दियो लोहा। जब किसी लोहे से निर्मित वस्तु को ज्यादा समय तक ज्यादा समय तक खुले वातावरण में रख दिया जाता है, खुले वातावरण में रख दिया जाता है, तो उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है, तो उसमें धीरे धीरे जंग, क्योंकि जंग एक गेल तो लगे ना तुम्हारी, धीरे धीरे लगे, तो उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है, तो उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है, जिससे वस्तु खत्म हो जाती है, जिससे वस्तु एक टाइम यानी एक समय खत्म हो जाती है। देखिए ना, आप कहते मट्टी बन जा, वो ज़्यादा समय तक रख दी तो तुमने कोई वस्तु, तो उसमें क्या हो गया, आपकी वस्तु खत्म हो जावे, जिसमें धीरे धीरे
वस्तु क्या हो जावे, नष्ट हो जावे या खत्म हो जावे, तो वो क्या कहलावे, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है जी। संक्षारण के उपाय और संक्षारण का कारण लिखो पहले। संक्षारण क्यों लगे, देखो यहां समझो पहले। ये है ना, संक्षारण क्या हुआ, जब किसी लोहे की वस्तु को अधिक समय तक खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे उस पर जंग लग जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे वस्तु क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। एक टाइम ऐसा हो खत्म, मट्टी है जा वस्तु, तो वो क्या हुआ उस समय में, उस प्रक्रिया का कहते हैं संक्षारण कहते हैं। ठीक, संक्षारण हुआ जंग लगना, सीधी बात ये। ठीक है, उसके कुछ कारण है, वो कारण क्यों लगे, जब कोई वस्तु खुले वातावरण में रखे तो वह नमी तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या लग जाए, उस पर जंग लग जाए, जिसके कारण क्या हुआ, संक्षारण हुए। ये कारण आ जाएगा। उपाय में क्या आ जाएगा, उपाय यानी बचाव उपाय, सही है। उपाय कह जाएगा, यानी जब किसी लोहे की वस्तु पर जंग की परत कॉपर की चढ़ा दो, स्टील की चढ़ा दो, या फिर उस पर क्या कर दे, पेंट कर दे, तो उसे संक्षारण से वस्तु को क्या जगह बचाया जा सकता है। या के उपाय ये जाएंगे, किसी वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाने पर, या फिर टीन वगैरह की चढ़ाना दे ऊपर, या फिर कोई पेंट वगैरह करने पर किसी वस्तु को जंग से क्या करा जाए, बचाया जा सकता है। ये तो आम वापस तौर पर तुम अपने घर में भी देखते होंगे, लोहे के गेट वगैरह पर किस लिए करें पेंट, इसलिए तो करें जाते जंग ना लगे। तो यही क्या जाएंगे, कारण और उपाय जाएंगे। कारण में एक लाइन से लिख दो, जैसे जब किसी लोहे की वस्तु को खुले वातावरण में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को खुले वातावरण में रखा जाता है खुले वातावरण में रखा जाता है तो लोहा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, तो लोहा वातावरण में उपस्थित तो लोहा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण वस्तु पर जंग लग जाती है। लोहे में वातावरण में उपस्थित, यानी लोहा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन के साथ घुल मिल जावे, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु पर जंग लग जाती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन पर जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। या जंग बोले, ये होगा तुम्हारी जंग। जंग को फॉर्मूला है Fe2O3 फेरिक ट्राई ऑक्साइड, और जल के अणु है, जल X क्या है यहाँ जी, यहाँ भी ऑक्सीजन का है, वो ऑक्सीजन X अणु में आ जाएगी यहाँ जी। क्यों आएगी, देखो यहाँ Fe क्यों, जल भाई ऑक्सीजन के तो कितने अणु हो सके, एक हो सके, दो हो सके, तीन हो सके, चार हो सके। ज्यादा नमी करने के लिए ज्यादा अणु की आवश्यकता होगी जल की, कम के लिए कम की होगी। तो X क्या है, वे अपनी सुविधा के अनुसार भट्टा गढ़ा सकें, तो इसलिए यहाँ क्या X रखें, जल के अणु कितने हो सके, जितनी ज्यादा नमी मिलेगी उतनी ज्यादा जल की मात्रा होगी। ठीक है ना, और जितनी कम ऑक्सीजन होगी उतनी कम क्या होगी, जल की कम मात्रा कम होगी। अब यहाँ संतुलित कर लो खाली, Fe के 2 है गई। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ओहो Fe2 लिखो, इसे Fe2O3 और XH2O जल के ये अणु बाहर लेकर जाएंगे। ऑक्सीजन अलग होगी, यहाँ ऑक्सीजन ये अलग है, ये यहाँ जगह या यहाँ करो O2 अब प्लस के XH2O, जल के कुछ अणु यहाँ होंगे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत है, यहाँ एक साथ मिल जाएंगे। ये जितनी जल की मात्रा लेोगे उतनी जल के हिसाब से उतना ही ज़्यादा जंग लगेगा यहाँ जगह। ठीक है, जब फेरिक ऑक्साइड, फेरिक यानी लोहा,
ऑक्सीजन के साथ नमी यानी जल वगैरह जब मिलेगी, तीनों मिलकर क्या बना दें, जंग बना दें। अब संतुलित कर लो ना यार, अब संतुलित करो। ऑक्सीजन के वहां कितने, 3, यहाँ कितने, 2, फेरिक के तो 2 है, लोहा के तो, जल के इतने हैं कि जितने हैं। अब चाहिए तो मैं ऑक्सीजन के 3, तो ऑक्सीजन के 3 के कब बन सके, ऑक्सीजन के 3 ये कब बनेंगे भाई, 3 की गुणा कर दोगे तो 6 बन जाएंगे, यहाँ गुणा करोगे तो जाके बढ़ेंगे, तो यार डायरेक्ट या 3, तो 3 तो है, ये 2 खत्म करने बटे में 2 कर देंगे। तो ऑक्सीजन को कितना अणु लियो, 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 अणु ऑक्सीजन को, बाकी जल के कितने ले सको अणु तुम, और जितने जल के यहाँ लोगे उतने ही जल के अणु यहाँ। मान के चलो तुमने जल के अणु लिए हैं 10, तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 10, यहाँ 5 लिए, यहाँ 5, यहाँ 4 लिए, यहाँ 4, बाकी फेरिक ऑक्साइड ये तुम्हें संतुलित करनी पड़ेगी। यही है बोल दें जलयोजित फेरिक ऑक्साइड या जंग, ये जंग का सूत्र होगा Fe2O3 × XH2O, ठीक है। या फिर यहाँ दूसरा भी नाम है, दूसरा नाम जलयोजित फेरिक ऑक्साइड लिख दें यार, जंग को नाम जलयोजित फेरिक ऑक्साइड ऐसे, या जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। जंग को दूसरा नाम क्या है, रासायनिक नाम वगैरह पूछा लगा तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड कह में, ठीक है। ये तो कारण पता लग गई तुम्हें, जब कोई वस्तु खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो वह नमी के साथ ऑक्सीजन के साथ यानी अभिकृत होकर क्या करते, जंग लगा दे वस्तु पे, वही क्या है उसको कारण है। जंग लगाने को समीकरण यानी जो समीकरण है वो इससे दर्शा देंगे, ठीक। वहाँ क्वेश्चन में तुम तो ये पूछ सके कि जंग का सूत्र बताइए या फिर जंग लगने के कारण के साथ साथ एक समीकरण देकर समझाइए, तो समीकरण आपका ये आ जाएगा, ठीक। कारण में क्या है, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं या फिर टीन की परत या फिर पेंट कर देते हैं, तो वो कह जाएगा उपाय हो जाएगा। उपाय में लिख दो बस 2 उपाय में, किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगने से, किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगने से रोकने के लिए किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगने से रोकने के लिए उस वस्तु पर, किसी भी वस्तु को जंग लगने से रोकने के लिए उस वस्तु पर जिंक या टीन, जिंक, टीन तथा पॉलिश कर बचाया जा सकता है, पॉलिश करके बचाया जा सकता है। पॉलिश वगैरह न कर दे वहाँ पे, परत चढ़ाकर या फिर पॉलिश कर, अच्छा रहेगा जब पॉलिश कर लोहे की वस्तु को बचाया जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। उपाय पेंट कर दियो या फिर पेंट करने से, तो यहाँ में कुछ समझने की बात नहीं, तो थोड़ी पोर्शन है और या तो तुम लिख भी दोगे आराम से। और ये आवे ध्यान ना किया, हाँ, एक दहन अभिक्रिया और उससे पहले क्या करवाई मैंने, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट है इनमें थे। कहने का मतलब 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे हुए हमें, तो 2 या 3 की परिभाषा पूछे है, ठीक है ना। अगली हेडिंग एक और है, हमें वर्णवंदिता लिख दो, हाँ वृक्क गंधिता है, देखो यहाँ मिटा दे, देखो यहाँ ये है तुम्हारी वृक्क गंधिता। देखो ये हो गया क्या है, वृक्क गंधिता, गंधिता का मतलब तुम्हें पता होगा बदबू सी महसूस वगैरह, वही शब्द यूज है ना भाई, यही है। जब कोई तेलीय पदार्थ वगैरह वसाय वगैरह लंबे समय तक रखी रहे तो उनमें क्या है जावे, बदबू सी वगैरह महसूस होवे, महका लगे, तो उसे क्या कहे में, वक्र गंधिता कहे में। जैसा अचार है गो, आंवला है गो, उसे ये क्या है सबरे यानी वाते
तेलीय या वसायुक्त है ये पदार्थ सब रे, भोजन के हैं ये। तो ये क्या एक लंबे समय तक रख दे तो इनमें क्या एक बदबू महसूस हो जाए, एक फफूंदी वगैरह लग जाए, जिससे क्या इनमें एक बदबू महसूस हो लगे, उसी ये क्या कहें वक्र गंधिता बोले। ठीक, जैसे अचार लंबे समय तक रख दियो, या फिर आंवला वगैरह, आंवला न रहे वो लंबे समय तक रख दियो तो वो क्या लगेगा, उनमें बदबू महसूस हो जावे, ये क्या कहलावे, वर्ग गंधिता कहलावे तुम्हारी। वैसे ये पूछी ना, पर जानकारी के लिए तुम लिख लो वक्र गंधिता। वक्र गंधिता। अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब होना, या कोई एग्जाम्पल है जाएगा, डेफिनेशन लिख दो। वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री जो भी हो, मैं तेलीय खाद्य सामग्री में कुछ भी रख सको तुम, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को मतलब जो खाने की वस्तुएं, सामग्री को जब लंबे समय तक, तेलीय खाद्य सामग्री को, तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाती है, तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाती है। यानी शुरू में तो महक सही सी लगे, बाद में क्या बदबू सी महसूस, यानी गंध की महसूस होने लगे उससे, तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाती है, तो इसे वक्र गंधिता कहते हैं। तो इसे ही वक्र गंधिता कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है तब इसे ही वक्र गंधिता कहते हैं। हाँ, उनमें थोड़ी बहुत काफ़ी दिनों में वे वो में उनको स्वाद चेंज हो गए, क्योंकि उनमें गैस भरी रही, नाइट्रोजन गैस, जाके वजह तो उन पर कोई डिफेक्ट ना पड़े, ना ही उनमें सीलन आवे, ऐसे ना ही। वरना तुमने वैसे ही कचरी देखी होंगी हल्की बारी, जिनमें गैस वगैरह ना हो, जैसे बिस्कुट वगैरह गैस ना रहे उनमें, तो एक नमी के टाइम बरसात के समय में क्या हमें नरम से है जाए, नहीं लगे ना लगे, तो वो है वे नमकीन भी सील जाए। तो नमकीन ने भी तुम क्या एक वसायुक्त या तेलीय युक्त पदार्थ है, वह लंबे समय तक रखोगे तो बदबू मारनी चालू हो जाए उनमें भी, ठीक है ना। तो यही क्या हो, वक्र गंधिता हो गई तुम्हारी। उदाहरण के रूप में लिख दियो, अचार या मुरब्बे को खुले वातावरण में रखने पर खराब हो जाना, अचार या मुरब्बे को खुले वातावरण में रखने पर खराब हो जाना, लंबे समय तक खुले वातावरण, यानी खुले वातावरण में रखने पर अचार व मुरब्बा, अचार व मुरब्बे को क्या खुले वातावरण में रखने पर खराब हो जाना क्या कहलावे, वक्र गंधिता कहलाती है, ठीक है। यानी वह पदार्थ जो किसी रखने पर खराब हो जाता है, हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिया तुमने। ये चैप्टर की यहाँ से तुम्हारी समाप्ति करता है, कोई हेडिंग ना बची, जो तुम्हारी एक्स्ट्रा चीज़ जो तुम लिखवानी वे भी करवा दें, उसमें छिपी उसमें सोची, ये भी आ गई। इस तो या चैप्टर में सबसे पहले तुमने क्या सीखो, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को नाम है, सबसे पहले सीखी तुमने रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद सीखी तुमने रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण यानी अभिकारक के पश्चात उत्पाद जो बने उनको उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाना क्या कहलावा है, रासायनिक समीकरण। जैसे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और क्लोराइड Cl से दिखा देंगे, MgCl2 क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वो क्या है जाएगा तुम्हारा रासायनिक समीकरण। उसके बाद लिखा है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वो में यानी जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में दोनों की अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो वे क्या है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जिसमें उत्पाद
तथा अभिकारक दोनों में अणुओं की संख्या क्या हो समान नहीं होती, वे क्या कहलावे तुम्हारी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यही है ना। फिर उसके बाद करवाई तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रकार की में 5 प्रकार की। नंबर 1 करवाई तुम्हारी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह हुआ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलावे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलावे। और वियोजन, फिर सेकंड पे क्या करो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी वह यौगिक जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वह क्या कहलावे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद तीसरे पे क्या करवाई विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो वह क्या कहलावे विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद चौथे पे करवाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में जब कोई दो पदार्थ एक दूसरे के स्थान को विस्थापित कर तो वो क्या कहलाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। वहां में विस्थापन में तो एक कर सके कम से कम एक, द्विविस्थापन में दो पदार्थ एक दूसरे के स्थान को विस्थापित करेंगे और उनकी जगह खुद स्थान ग्रहण कर लेंगे, तो उसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या करवाई हमने उपचयन अपचयन। उपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ एक धन विद्युत तत्व का हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना, तो क्या कहलाएगी ऑक्सीजन का तो है जाएगा घटना और हाइड्रोजन धन विद्युत तत्व का जुड़ना तो कह जाए तुम्हारी क्या उपचयन अभिक्रिया। अपचयन में ऑक्सीजन का क्या है जाएगा जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, वे कहलाया जाएगी अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद क्या करवाई हमने रोडेक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है वे क्या कहलाती है रोडेक्स अभिक्रिया। रोडेक्स अभिक्रिया के बाद क्या करवाई हमने दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ कोई भी पदार्थ जल जाता है तो वह क्या कहलावे दहन अभिक्रिया, यानी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो या जल जाए तो वह दहन अभिक्रिया कहलाती है। और दहन अभिक्रिया के बाद क्या करवाया आज हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या हो ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी पदार्थ के साथ साथ यौगिक के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होते वह क्या कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बाद करवाई हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी क्या हो अवशोषित हो, तो ऊष्मा अवशोषी हो जाएगी। ऊष्मा अवशोषी के बाद क्या करवाई हमने श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि यह जब कोई मनुष्य भोजन करता है तो भोजन जब श्वेसन करते टाइम भोजन हमारे शरीर में जाता है, भोजन शरीर में जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर को क्या मिलते हैं ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के फलस्वरूप हमारे कार्य करने की क्षमता में क्या होती है वृद्धि होती है, तो वही क्या इसलिए क्या कहलावे श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद करवाई हमने तुम्हें संचालन। संचालन अभिक्रिया जब किसी लोहे से निर्मित वस्तु को खुले वातावरण में लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, यानी अर्थात एक समय ऐसा आ जाता है वह धीरे धीरे क्या हो जाती है वस्तु नष्ट हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं संचालन कहते हैं। संचालन के उपाय लिखवाए। संचालन के कारण क्या है जब कोई लोहे की वस्तु ऑक्सीजन या नमी के साथ ऑक्सीकृत है क्या कर दे जंग लगा दे, क्योंकि जब तक वह ऑक्सीजन और नमी ना मिलेगी जब तक कोई जंग ना लगेगा, ठीक है। उसके बाद कराए हमने कारण। संचालन के कारण यानी किसी लोहे की वस्तु पर जिंक या टीन या फिर पॉलिश कर दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या जंग लगना बंद है जावे वह वस्तु पर, ठीक है, पेंट वगैरह कर दें। और उसके बाद क्या करवाई वर्गंधित तेल युक्त या वसायुक्त खाद्य पदार्थ सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो एक उनमें बंद यानी गंदगी महसूस या बदबू आने लगे तो उसे क्या कहलावे वर्गंधिता कहते हैं। तथा जैसे मुरब्बे अचार को खुले वातावरण पर रखने पर खराब हो जाना क्या कहलावे वर्गंधिता कहलाती है। ये तुम्हारे यहाँ जी के चैप्टर फिनिश, बाकी अगले चैप्टर में मिलेंगे कल। अगला चैप्टर है तुम्हारा, अगला चैप्टर क्या है आपको अम्ल क्षार व लवण, ठीक है जी, ठीक। ये याद होने चाहिए तुम्हें कतई और एग्जाम्पल सहित।